Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. Today we are starting a series in which we will analyze the previous year question papers of CTET, both the papers, paper 1 and paper 2. And we will basically discuss the common section, and the common section contains CDP, Hindi and English. And for total 90 marks, 90 questions from all the three sections, CDP, Hindi and English. In our today's video, we will discuss the total 30 questions of CDP and the session will be bilingual. जो ये सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा. So without any further delay, let's start our today's video. The first question is clearly visible on the screen. Let's read it. Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ, यानी कि जो ये चार स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आनुवंशिकता और पर्यावरण के भूमिका के बारे में सच है? सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट. विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं. या फिर अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स. सीखने या और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं. हम मतलब जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो किस चीज़ का परिणाम है? एक प्रकार से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वो दोनों का ही प्रोडक्ट है. तो पूरी तरह से तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है यहीं पर कि कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, कि वो पूरी तरह से जीन्स पर डिसाइड नहीं करती. गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद. अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उसको दूर नहीं किया जा सकता. उसको कुछ हद तक सुधारा जा सकता है. और अच्छी, यानी कि कोई बच्चा बिल्कुल मतलब एक प्रकार जन्म से कोई अंग भंग हो गया है, किसी का विकलांग है, तो उसको उसके जो विकार है, उसका जो डिसऑर्डर है, उसको पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट. पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल गलत. जहाँ पर भी ओनली वर्ड आ जाता है तो वो तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है. क्योंकि जो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं. हाँ, दोनों का इक्वल रोल हम कह सकते हैं, बट कुछ पर्यावरण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. यानी किसी बच्चे को अच्छा पर्यावरण मिल जाता है तो उसका डेवलपमेंट और भी अच्छे से हो जाता है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी. इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब वो उसके थियरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है? डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस. जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव स्टेजेस यानी गुणात्मक चरणों में होता है. बिल्कुल सही. पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं विकास की. जो फर्स्ट है वो है सेंसरी मोटर संवेदी पेशेज को बोलते हैं. उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, फिर ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मर ऑपरेशनल. तो ये 4 स्टेजेस दिए हैं, तो वो बिल्कुल क्वालिटेटिव स्टेजेस के अंदर उसने गिवन है. तो ये स्टेटमेंट सही है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड. बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं. बिल्कुल सही. ये भी पियाजे का मानना है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज हैं. दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस. एंड द थर्ड ऑप्शन इज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कंस्टेंट प्रैक्टिस. जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा बिल्कुल भी पियाजे नहीं बोलते हैं. चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही. ये भी स्टेटमेंट पियाजे बोलते हैं, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पियाजे की थियरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है. सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है. ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट. यानी कि जो बाकी 3 हैं वो प्री ऑपरेशनल की सीमाएं हैं, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, बट जो एक है वो नहीं है. उस एक को ही हमने बताना है. टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, यस दे कैन कॉन्सेंट्रेट. जो ये पूर्व संक्रियात्मक कौन सी होती है? 2 से 7 वाली. जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है वो संवेदी पेशियाँ होती है, सेंसरी मोटर होती है. 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक होती है प्री ऑपरेशनल, और 7 से 11 होती है ऑपरेशनल.
यानी कि इसको औपचारिक बोलते हैं, और औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशन वाली होती है और वो मूर्त संक्रियात्मक होती है, जो इसमें एक सीमा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, ये उसकी एक सीमा है, बाकी उसकी कोई भी सीमा नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म भी और इरिवर्सिबिलिटी भी। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, अपनी शरीर पर वो निपुणता हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ये बात खेलों के बारे में। इट स्टिम्युलेट्स देयर सेंसेस, ये उनकी सेंसेस को स्टिम्युलेट करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है, बिल्कुल सही। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यह समय बिताने का सुखद तरीका, बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। खेलों को हम समय बिताने का एक कोई अच्छा तरीका नहीं बोल सकते, बल्कि वो हमारे शरीर की निपुणता हासिल करने में मदद करते हैं, हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। एंड दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ दैम, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। और हमने यही बताना था कि जो गलत है, कि डैश के अलावा बाकी सभी में तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट ये कोई तुक नहीं बना कि वो समय बताने का कोई सुखद तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों को क्रिटिकली यानी कि गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो हम सिर्फ एक ही, या तो हाँ में जवाब दे देगा बच्चा या फिर ना में, इसमें उसकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी। ऑप्शन नंबर 2 है व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या होगा, इसमें भी वो सही जवाब दे देगा। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हो, इसमें भी वो यस और नो में आंसर दे देगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस, क्या तुम अलग अलग तरीके बता सकते हो, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ही बच्चे क्रिटिकली थिंकिंग लग रही है कि वो अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व कर सकता है, और वही हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सही ढंग से बताता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें बच्चों की प्रगति पर यानी कि बच्चे कुछ सीखें, करके सीखें, रोट लर्निंग ना हो, उनका कोई मतलब रैंकिंग ना बने कि ये होशियार है, ये नालायक है, दिस इज़ इंटेलिजेंट, दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ पुअर, ऐसी रैंकिंग भी ना हो। तो हमने जो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। जो इसमें तीनों विधियां दी गई हैं वो तीनों ही बड़ी पॉजिटिव हैं और तीनों में ही बच्चा एक्टिव रहता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। बाकी में देखिए थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टेस्ट, रैंकिंग। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड आ गया रैंकिंग। बच्चों की रैंकिंग करना बिल्कुल ही गलत होता है, इससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग भी बहुत ही गलत होती है कि बच्चों को क्षमताओं के आधार के ऊपर उनको बांट देना कि ये होशियार बच्चे हैं, ये नालायक बच्चे हैं। फिर से ग्रुप रैंकिंग, इसमें भी रैंकिंग है और इसमें लेबलिंग है कि बच्चों की लेबलिंग कर देना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन रीड करते हैं। स्कूल एजुकेशन शुड बी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्कूल एजुकेशन को जितना लंबा हो सके उतने लंबे टाइम तक जारी रखना चाहिए। या फिर स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। या फिर एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए बच्चों की कि वो बच्चों के सामाजिक और प्राकृतिक जीवन से जुड़ी हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, येस इट कैन बी सेड, बट बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ, कि उनका जो सोशल और नेचुरल
वर्ल्ड को वो एक प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं स्कूल्स में। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, उनकी प्राकृतिक दुनिया को वो प्रतिबिंबित करने वाली एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो यही स्टेटमेंट है जो ये दिखाती है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है जो कोलबर्ग की थ्योरी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक प्रकार से कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मेंटल मॉरल मैच्योरिटी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया। बिल्कुल सही, यही किया था उन्होंने कि वो मॉरल मैच्योरिटी और कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बीच में उन्होंने एक एसोसिएशन को सपोर्ट किया था। द थ्योरी हैज़ एलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। हिज बिलीफ इज दैट हिज चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर, कि वो बच्चे दार्शनिक हैं, ऐसा भी नहीं, बल्कि उन्होंने क्या बोला था कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी कि जो बच्चे का संज्ञान है, कोग्निशन है, उसमें बच्चा कितना परिपक्व हो गया है, और उसकी नैतिक परिपक्वता कि वो मॉरली और संज्ञानात्मक इस रूप से वो कितना परिपक्व हो गया, इसके बीच में उन्होंने एक एसोसिएशन को सपोर्ट किया था। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो ये जेडपीडी का कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया है, उसके बारे में क्या वो संदर्भित करता है, क्या रेफर करता है वो। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या फिर द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, या फिर उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, यानी कि सिर्फ बच्चा ही खुद पे डिपेंड है, वो खुद ही कुछ काम कर सकता है। अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि एक ऐसा मतलब संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, किसी के सपोर्ट के साथ वो किसी काम को लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर रहेगा। जेडपीडी का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जिसमें बच्चा अपने किसी अडल्ट या फिर अपने किसी अभिभावक की मदद से किसी कार्य को लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो उसको निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, एन एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी। एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी क्या होती है? रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। यह हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, इसमें आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है एंड्रोजाइनस में। टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, एडहियर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, या फिर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन किया जाता है। तो जो 10th का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होते हैं, कि दोनों के ही उसमें गुण होते हैं एंड्रोजाइनस पर्सनालिटी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर या फिर ट्यूटरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ट्यूशन रहेगा। ट्यूशन को छोड़कर वो सभी से लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया से भी, समाजीकरण से भी, यानी कि जो उनका समाज में कैसे लालन पालन हो रहा है, समाज में वो कैसे तौर तरीके, कायदे कानून सीखते हैं, और संस्कृति से। बट ट्यूशन क्लासेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को जेंडर रोल्स सिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि 4 इसका आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ है। द फर्स्ट वन इज दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। या फिर देयर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी भाषा सीखने में बहुत मुश्किल है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। या फिर दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटी, वो बच्चे की क्षमता की सही
तस्वीर स्पष्ट नहीं करते। जो 12th का करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। यानी कि वो जो मेन स्ट्रीम में कल्चर है सिर्फ उसको ही सेंटर बना के करते हैं, इस प्रकार से उनको बोल सकते हैं देयरफॉर दे आर बायस्ड। बायस्ड यानी कि वो पक्षपाती हैं, एक प्रकार से वो पक्ष लेने की चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इनका करेक्ट आंसर रहेगा। हमने इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो बतानी है, आलोचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, जो मल्टीपल बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या कहता है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल टेस्ट हेल्पफुल नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा गाइस इसका। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी वो किस चीज़ में काम आती है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, यानी बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ये तो गाइस निदानात्मक टेस्ट की एक क्वालिटी होती है कि इसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको पता करके और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड है असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। यानी कि पीरियड के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करना ऐसा तो ठीक भी नहीं है, और बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना कि सर्टिफाई करना कि वो कितना हो गया, उसका जो परफॉर्मेंस है बढ़ी या फिर अच्छी हुई या फिर उसमें कोई गिरावट आई। फोर्थ ऑप्शन इज मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फील देयर लर्निंग गैप, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। जो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन तब करते हैं जब बच्चों कुछ काम कर रहे हो और उनकी प्रगति को जानना हो, और सीखने का मूल्यांकन यानी कि उनके उपलब्धि स्तर को इससे जांचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन ऑफ इंडिया, इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, ये नहीं है, हमने जो नहीं वाला है वो बताना है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर इंटेलिजेंट, यह बच्चों को स्लो पुअर और इंटेलिजेंट के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। जो CCE है इसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम बिल्कुल भी लेबल नहीं कर सकते, लेबल करना बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ अ नेगेटिव थिंग जो कि नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। जो बच्चे जो कुछ गिफ्टेड होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया उसकी वजह से, या फिर रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सक्सेसफुल पेरेंट्स, सफल माता पिता, डिसिप्लिन रूटीन, या फिर एक अनुशासित दिनचर्या। जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। जो बच्चा है वो एक प्रकार से, बच्चा कोई भी बोल सकते हो, जो व्यक्तित्व है हमारा वो किस चीज़ का परिणाम है? हम जो कुछ भी आज हैं, हमारा शरीर, हमारा जो बुद्धि लेवल, हमारी एजुकेशन, वो किस चीज़ का परिणाम है? इट इज़ एन प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही हम प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच,
जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित भूमि से आते हैं, उन बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो टीच देम गुड बिहेवियर, उनको अच्छा व्यवहार सिखाता है, वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा के उपयोग को वो हतोत्साहित करता है, तो बिल्कुल ही गलत बात, इससे बच्चे में हीन भावना पनपेगी। कैटेगराइजेज चिल्ड्रन बाइस्ड ऑन देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता के आधार पर उनको वर्गीकृत करना बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये कोई उनको अच्छा व्यवहार भी नहीं सिखाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, या फिर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू मैम, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना, बीइंग अफेक्शनेट टुवार्ड देम, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, गिविंग दैम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग ओवर चिल्ड्रन, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देना, या फिर इस बात पर। 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग। यदि कोई भी टीचर है गिफ्टेड या फिर जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है क्लास में, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और उनको मोटिवेट नहीं करेगा, तो उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो प्रोग्रेस है उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस बात पर वो बड़ा निर्भर करती है कि उनको शिक्षक उनके प्रति कितना अनुकूलित है, कितना वो उनको प्रेरक निर्देशन देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, बिल्कुल सही, एक कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी भी काम को वो अच्छे से कर सकते हैं। ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, इनको सीखने के अलग अलग तरीके देकर, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव थिंग है। इन सभी जो 3 ऑप्शन है, इन सभी में बच्चे को फोकस किया जा रहा है, बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है और जिससे वो एक प्रकार से पॉजिटिव फील करते हैं क्लास में। रेप्रीमेंडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, जब भी वो बेचैन होते हैं क्लास में उनको डांटा जाए, ये चीज़ बड़ी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमने इसमें वही बताना था जो नहीं है। नोट बोल्ड अक्षरों में लिखा हो तो इसके ऊपर हमने स्पेशल अटेंशन देनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि बच्चे को बेचैन होने पर डांटना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, जो ये अलग अलग सोच वाले पैटर्न यानी कि डिफरेंट तरीके से बच्चे सोच सकते हैं, तो ये क्या चीज़ दिखाते हैं, वो किन बच्चों की पहचान है कि वो बच्चे डिसेबल्ड है, विकलांग है, डिसलेक्सिक यानी कि जिनको पठन विकार है, पढ़ने में कोई दिक्कत है, या फिर वो क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं, या फिर वो रेजिलिएंट यानी कि प्रत्यास्थी, यानी कि वो बच्चे, रेजिलिएंट का मतलब प्रत्यास्थी यानी कि बिल्कुल दृढ़, जो कोई भी नुकसान हो अपनी लाइफ में उसका सामना कर पाते हैं और उससे उभर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अलग अलग सोच रखते हैं उनको सृजनात्मक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उनको क्रिएटिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ चिल्ड्रन कैन मॉडल प्रॉब्लम सोल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट सोल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, ये तो करता है कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचारों प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, इससे तो कोई बच्चा समस्या हल करने का तरीका दिखाया जा सकता है बच्चों को। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, ये भी बिल्कुल सही। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर, सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। या फिर आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर, ये बिल्कुल गलत है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है गाइज, बिल्कुल जिससे बच्चे सिर्फ एक उत्तर के ऊपर आकर रुक जाते हैं, वो कन्वर्जेंट होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन वो बच्चे ढूंढ पाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है तो उसके वो डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो उस प्रकार की थिंकिंग को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग।
जो कि विभिन्न दिशाओं में सोचना, यानी कि वो एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये चीज़ बच्चे के लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि इससे बच्चे की थिंकिंग पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। एक होता है किसी एक एक प्रकार से हाँ या ना के उत्तर वाले पर्सन, जिससे बच्चा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के ऊपर आके रुक जाता है, तो ये चीज़ नेगेटिव मानी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हमको नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन है, यानी कि एक संवेग है। मेमोरी, स्मृति, फियर, डर, अटेंशन, ध्यान, या फिर स्टिमुलस, उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस डर। फियर एक इमोशन है, संवेग है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 23, अ 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट मिल्क बूथ। एक 3 साल का बच्चा ये बोलता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, कि जो दूध है वो कहाँ से मिलता है, कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध बनाया जाता है एक प्रकार से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बिल्कुल सही से बताती है। द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे को दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण ज्ञान है। या फिर द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑन ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा देखता है कि दूध है जो वो बूथ से लेकर आते हैं, फ्रॉम मिल्क बूथ, वहाँ से दूध लाया जाता था, तो ये उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से उसने ये जवाब दिया है कि जो दूध है वो दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चे ने कभी गायों को नहीं देखा, बच्चे के परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। जो बच्चे का जवाब है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टीचर्स रोल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। कक्षा में जो शिक्षक का रोल है वो सिर्फ अनुशासन बनाए रखना है। और टीचर शुड एडहियर टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। या फिर एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का ही पालन करना चाहिए। या फिर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, कि टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कराओ ताकि रिवीजन के लिए टाइम बच जाए। या फिर क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। या फिर एक ऐसे आराम की जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही, 4th आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, कि जो शिक्षक की भूमिका को अच्छे से कौन सा ऑप्शन वो डिस्क्राइब करता है। तो 4th ऑप्शन है जो एक शिक्षक की भूमिका उसको सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग। इनमें से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। हमने वो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की समझ पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, बिल्कुल भी नहीं। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन ओपन सेल्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को कोने होने की बच्चे किसी भी टाइम एक्टिविटी कर सकें, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हों और जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। यानी कि पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को कौन सा बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। या फिर वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं। या फिर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को समर्थन या फिर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बिल्कुल गलत, इन ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 27, द NCF द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। अपनी समझ कहाँ से प्राप्त करता है। ह्यूमैनिज्म मानवतावाद से, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद से, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से, या फिर कॉग्निटिव थियरीज संज्ञानात्मक सिद्धांत से। जो क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर है वो रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3rd।
जो NCF 2005 है। क्वेश्चन नंबर 28, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, या फिर दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, और ऑल ओ रेगुलर इन अटेंडेंस, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या फिर दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो प्रेरित हैं, मोटिवेटेड है कुछ करने के लिए, कुछ सीख रहे हैं वो क्लास में, तभी वो कुछ पूछ रहे हैं स्पष्टीकरण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, इनमें से कौन सा तरीका है जिससे बच्चे के अधिगम में सुधार हो सकता है, यानी कि सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, कि रेगुलरली बच्चों को टेस्ट ले जाओ, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 29 का जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है गाइस ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो इससे बच्चे क्या होंगे, वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करेगी। टीचर शुड फैसिलिटेट, जो टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में भी माना गया है। चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और एक दूसरे से बात कर सके जो रियल लाइफ सिचुएशन है उनके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए। टू क्रिएट साइलेंट, चुप्पी साधने के लिए। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों को निर्देश देने में। या फिर चिल्ड्रन रोट मेमोराइज दियर, कि वो बच्चे रट कर याद करें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, जो अनुशासन अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अगर क्लास में डिसिप्लिन होगा तो बच्चे अपनी जो लर्निंग है उसको रेगुलेट कर पाएंगे, और ताकि वो कक्षा में नियमित रूप से आए और फिर वो अपनी जो लर्निंग है कितना सीख रहे हैं उसको भी वो मॉनिटर कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो गाइज दिस वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ CDP सेक्शन। ये CDP सेक्शन के 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, और ये जो CTET दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 1 में पूछे गए 30 क्वेश्चन ये थे जो हमने डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, and also don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon also, so that you can be notified later whenever we upload any another educational video. Bye bye, take care, have a nice day, thanks for watching the video.